सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा लास्ट लेक्चर रहने वाला है और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना, तो यहाँ तक हम कैसे पहुँचे, यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ थ्योरीज दी गई, कई टेबल्स दिए गए जिनके हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों देखेंगे, फ़ायदे नुकसान, वो सारी की सारी चीज़ें देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक, सारा का सारा। और एनसीईआरटी के अंदर मेटल्स, मेटेलॉइड्स और नॉन मेटल्स के बारे में भी दिया हुआ है। सो आप अच्छे से समझना, वो भी हम डिस्कस करेंगे और ये भी हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक रहने वाला है मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये हमारा आज का लेक्चर है, मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसमें सबसे पहली जो थ्योरी हमारे पास आती है डैट इज़ डॉबर्नियर क्लासिफिकेशन। इससे पहले भी लेवॉइजियर का हमारे पास लेवॉइजियर आए थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया मेटल्स और नॉन मेटल्स में, उन्होंने इतना ही किया। लेकिन ये हमारी एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। हमारी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है डॉबर्नियर क्लासिफिकेशन का, तो वहाँ से स्टार्ट किया गया है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ये किसके बारे में है। हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, हम एलिमेंट्स को अरेंज करना चाहते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। हम एलिमेंट्स को अरेंज करना चाहते हैं कुछ इस तरीके से ताकि हम उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक साथ पढ़ पाएँ, ताकि हमको आसानी हो उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने में। तो डैट्स वाई ये जो है कुछ हमारे पास थ्योरीज़ दी गई। पहली जो थ्योरी है डैट इज़ योर डॉबर्नियर क्लासिफिकेशन। तो पहला हमारा आता है डॉबर्नियर क्लासिफिकेशन। डॉबर्नियर क्लासिफिकेशन पहला डॉबर्नियर क्लासिफिकेशन। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर डॉबर्नियर जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने तीन तीन के सेट बनाए। इन्होंने, यहाँ आप इसको डॉबर्नियर ट्रायड भी लिख सकते हो, ट्रायड लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ट्रायड लिखना, ट्रायड लिखते हैं हम इसको, डॉबर्नियर ट्रायड, डॉबर्नियर ट्रायड। तो इस साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने एलिमेंट्स के तीन तीन ग्रुप के सेट बनाए। ट्रायड का मतलब ही होता है ग्रुप, तीन तीन के ग्रुप बनाए। और इन्होंने क्या कहा कि एटॉमिक मास जो मिडल एलिमेंट का होगा वो पहले और तीसरे का एवरेज होगा। मैं आपको बता दूं, जैसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि वो डेफिनेशन आपको वहां से समझ में आएगी। कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in increasing order of their atomic masses atomic masses that atomic mass of third element is average of atomic mass of थर्ड नहीं, एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। मतलब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया यहाँ पर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास।
तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल तक जहाँ पर भी जितना भी आप पढ़ोगे ना, यहाँ पर एलिमेंट्स जो है उनको अरेंज किया गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के तौर पर उनको क्लासीफाई किया गया। और इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एटॉमिक मास जो मिडल एलिमेंट का होगा वो एवरेज होगा फर्स्ट और थर्ड के। मतलब जैसे हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है, ये तीन है। अब इसका जो एटॉमिक मास होगा यानी मास ऑफ बी जो है वो क्या होगा, मास ऑफ बी होगा आपका मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ सी डिवाइडेड बाय 2। एवरेज निकालना है ना, तो डिवाइडेड बाय 2। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मिडल एलिमेंट का मास हो जाएगा। ये है, यही यहाँ पर लिखा है। लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस उसके हिसाब से लिखा गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, दैट एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ये है, जैसे इसमें आता है हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। जैसे सेकंड पीरियड अगर देखो, मतलब सेकंड ग्रुप का अगर देखो क्या होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये। अच्छा, हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, सेलेनियम, टेलीरियम। तो ये कुछ ट्रायड मतलब तीन तीन के ग्रुप हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये ग्रुप हैं। ये हमारे पास दिए गए किसके द्वारा, डॉबर्नियर ट्रायड के अंदर ये कुछ चीज़ें दी गई। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये आपको क्या आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो जैसे हम इसमें ये वाला एक उठा लेते हैं, आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे हम लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हमने लिया। लिथियम क्या होता है 3, ये होता है 11, ये होता है आपका 19, ये एटॉमिक नंबर है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक मास के हिसाब से लिखना है। पहले आप इसको थोड़ा सा ट्राई करो, आप चेक करो कि आप कर पाओगे इसको थोड़ा सा ट्राई करो। एटॉमिक मास के हिसाब से लिखना है। एटॉमिक मास आपको पता ही होगा, इसका 7 होता है, इसका 23, 19, ये 39 होता है। तो इसमें मास ऑफ सोडियम क्या होगा, मास ऑफ लिथियम प्लस मास ऑफ पोटेशियम डिवाइडेड बाई 2। लिख लो, मास ऑफ लिथियम कितना है 7, मास ऑफ पोटेशियम कितना है 39 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो जाएगा 46 डिवाइडेड बाई 2, डैट इज़ योर 23। तो एटॉमिक मास देखो 23, यहाँ से भी हमारे पास 23 निकल करके आया। तो ये डॉबर्नियर क्लासिफिकेशन है। एलिमेंट्स को इसने इस तरीके से अरेंज किया कि एटॉमिक मास जो मिडल एलिमेंट का होगा वो फर्स्ट और थर्ड का एवरेज होगा। ये इसकी क्लासिफिकेशन है। लेकिन इसमें मैं कुछ आपको लिखाता भी हूँ। जैसे इसमें एक रॉन्ग ट्रायड था, रॉन्ग ट्रायड, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो ट्रेड था, ये जो ट्रायड था, ये रॉन्ग ट्रायड है इसके अंदर। ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये रॉन्ग ट्रायड था। और आपको याद रखना है कि ये जो डॉबर्नियर ट्रायड है, कि इसमें आपको मैं कुछ पॉइंट लिखाता हूँ अभी। नॉट एप्लीकेबल फॉर डी एंड ए ब्लॉक।
डी एंड ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है डॉबर्नियर ट्रायड। जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जैसे जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये कुछ ऐसे हैं, इनके लिए ये क्या है, एप्लीकेबल नहीं है। ये आपका डॉबर्नियर ट्रायड है। ये आपको समझ में आना चाहिए डॉबर्नियर ट्रायड के बारे में। लेकिन जब भी आपको सवाल यहाँ से आए ना, मैं आपको डायरेक्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाऊंगा जिसको CSL करके आप एक डब्बे में बंद कर देना। तो वो आपको जब भी सवाल आएगा डॉबर्नियर क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि ये डॉबर्नियर ट्रायड है भी या नहीं है। तो देखना, अब हम वो लिखेंगे, आपको इसमें डायरेक्ट वो पॉइंट याद रखना है। CSL करके लिख लो। सबसे पहली कंडीशन, ग्रुप सेम होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन कि डेल्टा जेड जो है, डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन एप्लीकेबल हो गई तो समझ लेना ये डॉबर्नियर ट्रायड है, अदरवाइज वो डॉबर्नियर ट्रायड नहीं है। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल ली, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये कितना होता है 3, ये होता है हमारे पास 11, ये होता है हमारे पास 19। तो सबसे पहले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ली ना की रब से अल्कली मेटल्स के अंदर है, ग्रुप 1, तो ग्रुप सेम है, पहली कंडीशन फुलफिल। यहाँ पर इसे क्या करो, पहली कंडीशन फुलफिल। अब देखो दूसरी कंडीशन, डेल्टा जेड का डिफरेंस। डेल्टा जेड यहाँ पर आप प्लस माइनस का वो आपको वैसे सोचना नहीं है, आप सीधे डेल्टा जेड 11 में से 3 निकालो, कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर डिफरेंस 8 का आ रहा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसका डिफरेंस, तो 19 में से 11 निकालो, 19 में से 11 निकालो, 19 में से जब आप 11 निकालोगे तो 8 आ जाएगा। तो डेल्टा जेड का भी डिफरेंस सेम है, तो ये डॉबर्नियर ट्रायड होगा, ये डॉबर्नियर ट्रायड होगा। तो आपको ऐसे करके क्या करना है, चीज़ों को देखना। पहले इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी से। जैसे इसमें आपको एक और दिखा देता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। जैसे ये होता है 9, ये होता है 17, ये होता है 35, 9, 17, 35। तो सबसे पहले क्या देखना है, ग्रुप नंबर सेम है, यस, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या, डेल्टा जेड का डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे आप 17 में से 9 निकालो, में से अगर आप 9 निकालोगे तो 8 बचेगा। तो यहां पर 8, आप 35 में से 17 निकालो, यहां से एक वहां ले लो तो 15, 15 में से 7 निकालो, 15 में से 7 निकालो तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो ये क्या बचा, 2 में से 1, 18। तो देखो डिफरेंस सेम नहीं आया, यहाँ पर 18 है, तो डेल्टा जेड का डिफरेंस सेम नहीं आया, मतलब ये डॉबर्नियर ट्रायड नहीं है, डॉबर्नियर ट्रायड नहीं है। तो डॉबर्नियर ट्रायड के लिए मैंने आपको डायरेक्ट ये पॉइंट लिखा दिया है, आप इसको एक बॉक्स में बंद कर देना, आपको सिर्फ ये लगाना है। जब भी सवाल आएगा क्या ये डॉबर्नियर ट्रायड है या नहीं है, तो ये 2 पॉइंट लगाओ, दोनों लगने चाहिए। अगर लगे तो डॉबर्नियर ट्रायड है, नहीं लगे तो डॉबर्नियर ट्रायड नहीं है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। पहले इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी से। तो देखो अब हमारे पास अगला आता है आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो वो हम उसको लिखते हैं, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये वो जो गाने की धुन होती है उसके बेसिस पे वैसे दिया है। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ, इसमें भी सेम ही था। इन्होंने भी देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ अलग चीज़ पे दिया गया। मेंडलीव पीरियोडिक तक जितने भी थे सारे के सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास थे। तो ये भी इन्होंने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। लेकिन यहाँ पर क्या था, हर 8वां एलिमेंट जो था
हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो थी, हर आठवें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो पहले एलिमेंट से रिजेंबलेंस शो कर रही थी। तो ये जो पॉइंट है ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा आठवां है, तो ये जो है ये पहले के साथ वापस सा आ गया, तो ये प्रॉपर्टी जो है सेम आ रही है, तो ये उसके बेसिस पे दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ली बे ब क न ओ फ बेरिलियम मैग्नीशियम तो ली बे ब क न ओ फ ना मांग जी आलसी फिर से कल पोटेशियम कैल्शियम। तो अभी आपको समझ ये भी सवाल आ रहा होगा कि इसने नोबल गैसेस यहाँ पर क्यों नहीं लिखी, फ ली बे ब क न ओ फ नी भी तो आना चाहिए। मैं अभी वो दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या कंडीशन थी। ये आपका क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, तो इसकी प्रॉपर्टी जो थी इसके जैसी आ रही थी यहाँ पर। तो देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो एक जैसी आ रही थी इस न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में। जैसे देखो आपको मैं दिखाता भी हूँ, जैसे ये सा रे गा मा पा धा नी और सा, देखो सा, तो इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज जो थी ना वो एक जैसी, यानी ये वही बात बोल रहा था कि एवरी एट्थ एलिमेंट, ये आठवां एलिमेंट, एवरी एट्थ एलिमेंट जो है वो फर्स्ट के साथ रिजेंबलेंस शो करता है, उसने ये बोला था। लेकिन ये भी गलत थ्योरी थी, ये जो थी ना ये यहीं तक वैलिड थी, कैल्शियम तक, और उस समय पर आपके पास नोबल गैसेस भी नहीं थे, और जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुए, जब इसको रखा गया तो तब ये चीज़ें फॉलो अप ही नहीं हो रही थी, मतलब ये थ्योरी भी गलत है, और कैल्शियम तक ही ये लग पा रही थी, कैल्शियम के आगे ये नहीं लग पा रही थी। तो आपको समझ में आना चाहिए कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है, ये जो थ्योरी है क्या बोलती है। देखो अब हम इसके बारे में लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम डेफिनेशन कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन increasing order of their atomic masses that every eighth element shows resemblance with first element। यानी इसने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस उसके हिसाब से, और हर आठवां एलिमेंट जो है वो रिजेंबलेंस शो करेगा पहले एलिमेंट के साथ। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। पहले आप इसको पॉज करो, नोट करो, फिर मैं आपको कुछ पॉइंट लिखाता हूँ इसके बारे में। अब हम इसके थोड़ा सा डिमेरिट्स लिखते हैं। डिमेरिट्स, इसके अंदर खामियां क्या थी। पहला, वैलिड अप टू कैल्शियम, ये कैल्शियम तक ही वैलिड था। मैंने आपको अभी दिखाया, जो मैंने अभी बनाया उसमें मैंने आपको दिखाया, जब मैंने एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे मैंने दिखाया कि कैल्शियम तक ही वैलिड था। दूसरा, डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। तीसरा, मोर
देन वन एलिमेंट एट वन प्लेस। जैसे एग्जांपल में दिखा देता हूँ आपको, कोबाल्ट एंड निकेल। तो ये जो हमारे पास न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था, ये जो था इसमें डिमेरिट क्या था कि ये कैल्शियम तक ही वैलिड था, कैल्शियम तक ही ये वैलिड था। दूसरा, तो जब नोबल गैसेस को की डिस्कवरी की गई, जब आप रखोगे नोबल गैसेस को भी, तो आठवां एलिमेंट हमारे पास वहाँ पर आ जाएगा, नोबल गैसेस आ जाएगा। जैसे ली बे ब क न ओ फ नी, नियॉन पे आप आ जाओगे। और जब आप नियॉन पे आ जाओगे, वो आठवां एलिमेंट है। तो वो जो जब उनकी डिस्कवरी हुई, जब उनको फिर जब एलिमेंट को रखा गया, तब प्रॉपर्टी जो थी आठवें एलिमेंट की वो सेम नहीं आ रही थी, तो ये डिमेरिट हो गया। तीसरा, गलती क्या थी इसमें, एक जगह पर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को रखा गया, जो कि गलत बात है। तो ये आपके न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में है। तो ये इसकी खामियां थी। पहले इसको आप पॉज करो, नोट करो जल्दी से। सो अब हमारे पास तीसरा आता है, जिसका नाम है आपका टेलुरिक हेलिक्स। टेलुरिक हेलिक्स, तीसरा टेलुरिक हेलिक्स लिख लो। टेलुरिक हेलिक्स। तो प्रपोज्ड बाय, तो सबसे पहले टेलुरिक हेलिक्स में मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। इसमें थोड़ा सा ही है कि ये जो टेलुरिक हेलिक्स है, इसको प्रपोज किया था AEB डीकेन कॉर्टॉइस ने 1862 में। किसने प्रपोज किया था इसको, किसने दिया था? AEB डीकेन कॉर्टॉइस, डी कैन। तो इसको थोड़ा सा, इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना, कहीं गलत तो ना हुई हो। तो इसकी स्पेलिंग को आप चेक करना कि ठीक है या गलत है। लेकिन कब दिया था? इन 1862 के अंदर। तो इसने क्या किया, इसने भी एलिमेंट को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, लेकिन इन द सिलिंड्रिकल अरेंजमेंट। क्या किया? सिलिंड्रिकल अरेंजमेंट में इसने एलिमेंट्स को डिवाइड किया। तो पॉइंट लिख लेते हैं। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर atomic masses in a cylindrical arrangement। जैसे DNA डबल हेलिक्स होता है, हेलिक्स का स्ट्रक्चर होता है। जैसे DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, 3D मॉडल था, इन्होंने 3D मॉडल दिया था। तो टेलुरिक हेलिक्स में आपको इतना ही याद रखना है। थोड़ा सा डीकेन कॉर्टॉइस की स्पेलिंग देख लेना कि ये सही है या गलत है। लेकिन इसने AEB डीकेन कॉर्टॉइस ने 1862 के अंदर इस थ्योरी को दिया था। इन्होंने अभी वही वैसे ही दी थी ये थ्योरी की, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, लेकिन सिलिंड्रिकल अरेंजमेंट में। जैसे DNA का जब आप देखोगे स्ट्रक्चर, वो डबल हेलिकल होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो वैसे ही इन्होंने भी दिया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की तरह, जैसे 3D मॉडल था वैसा ही। लेकिन ये थ्योरी भी ज़्यादा नहीं चल पाई। तो पहले आप इसको पॉज करो, नोट करो, फिर हम अगली थ्योरी की ओर चलते हैं। लॉथरमियर क्लासिफिकेशन में क्या था, इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ली। जैसे हमारे पास होता है मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम। तो ये कुछ लिए इन्होंने,
डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और एटॉमिक वॉल्यूम का एटॉमिक मास के साथ किया। तो किसने? ये लॉथरमेयर ने हमारे पास प्लॉट किया ग्राफ। तो पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ कि इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखा है ये। लाइक जैसे यहाँ पर लिखते हैं लाइक डेंसिटी, ये सारे के सारे एनसीईआरटी के पॉइंट हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक मास विद एटॉमिक वॉल्यूम। तो इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ ली, जैसे हमारे पास डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इन्होंने लिया। जैसे हमारे पास एटॉमिक मास, एटॉमिक वॉल्यूम। तो इन्होंने एक्चुअल में जो ग्राफ ड्रॉ किया वो इन्होंने किया एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के लिए इन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया। तो वो ग्राफ पहले मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर बना लेते हैं हम वो ग्राफ। तो यहाँ पर था हमारे पास एटॉमिक मास 80 करके लिख रहा हूँ मैं, एटॉमिक मास। ये है आपका एटॉमिक वॉल्यूम, VOL करके वॉल्यूम है। तो ऊपर के लिए वॉल्यूम, यहाँ के लिए एटॉमिक मास। इन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया। कुछ ऐसी पोजीशंस आई, देखो यहाँ पर कुछ ये पीक्स हैं, पीक्स और डिसेंडिंग पोजीशन और कुछ असेंडिंग पोजीशन। तो सबसे पहले आपको मैं समझा देता हूँ कुछ पॉइंट। जैसे हम एटम को क्या मान करके चलते हैं? स्फेरिकल। एटम को हम स्फेरिकल मान करके चलते हैं। और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम एटम को क्या मान करके चलते हैं? एटम को हम स्फेरिकल मान करके चलते हैं। और वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है। यानी वॉल्यूम अच्छे से मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर का वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। यानी वॉल्यूम अगर बढ़ा तो रेडियस बढ़ेगा, तो वॉल्यूम घटा तो रेडियस घटा। तो यहाँ से आपको यह समझ में आना चाहिए। तो हुआ क्या इस ग्राफ के अकॉर्डिंग? जब आप जाते हो अलोंग द पीरियड, जैसे ये ली बे ब क न ओ फ, अलोंग द पीरियड जाते हैं ना हम, तो होता क्या है? अलोंग द पीरियड साइज घटता है, एटम का साइज घटता है। तो साइज घटने का मतलब क्या है? रेडियस का घट जाना। और अगर रेडियस घटा तो वॉल्यूम भी घटा। तो यहां से क्या हो रहा है? अलोंग द पीरियड ये अलोंग द पीरियड है। ATP में लिखूंगा अलोंग द पीरियड। साइज डिक्रीज करता है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। साइज डिक्रीज करता है। साइज अगर डिक्रीज किया यानी एटम का साइज छोटा, और एटम का साइज छोटा तो मतलब रेडियस छोटा, तो इससे R जो है वो कम। तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, तो वॉल्यूम कम।
तो वॉल्यूम अलोंग द पीरियड कम होता है। तो यहाँ इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो पीक पोजीशन कौन लेना चाहिए। अलोंग द पीरियड तो लगातार रेडियस वॉल्यूम कम हो रहा है, तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम मैक्सिमम दिखाना है। तो ली ना की रब से, तो टॉप टू बॉटम सबसे ज़्यादा आएगा। तो वॉल्यूम ये पीक लगातार ऊपर ऊपर आ रही है, इससे ऊपर ये है, इससे ऊपर ये है, ये इससे भी ऊपर है। जैसे पीक पोजीशन जो है यहाँ पर ली ना की रब से, तो अल्कली मेटल ने यहाँ पर पीक पोजीशन ली, ये याद रखना है कि इस ग्राफ में पीक पोजीशन जो है वो अल्कली मेटल्स ने ऑक्यूपाई की। तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ये होते हैं। क्या मैं डायरेक्टली बाद में पॉइंट लिखा लूंगा, तो पहले समझना अच्छे से। तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है, अल्कली मेटल। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, मेटल्स। तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स होते हैं। तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो अल्कली मेटल है, इन्होंने पीक पोजीशन ऑक्यूपाई की। आपको यहाँ से भी समझ में आ रहा होगा, पीक पोजीशन इन्होंने ऑक्यूपाई की। और अगली जो पोजीशन है दैट इज योर डिसेंडिंग पोजीशन। तो डिसेंडिंग पोजीशन जो थी वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जो AEM है, AEM अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को हम लिखते हैं, तो उन्होंने डिसेंडिंग पोजीशन ली। जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल ने डिसेंडिंग पोजीशन ली। लेकिन असेंडिंग पोजीशन किसने ली। अब हम असेंडिंग पोजीशन कब लिखेंगे, ये इसका असेंडिंग पोजीशन आ गया, इसका ये वाला आ गया, एक तो ये वाला, ये वाला। तो यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ऐसे ही करके। तो जो आपकी पीक पोजीशन थी वो किसने ऑक्यूपाई की, पीक पोजीशन यहाँ पर ऑक्यूपाई की हमारे पास अल्कली मेटल्स ने। डिसेंडिंग पोजीशन जो थी वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेकिन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव ने डिसेंडिंग पोजीशन ऑक्यूपाई की। और असेंडिंग पोजीशन हमने हमारे पास किसने ऑक्यूपाई की, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे हेलोजेंस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे ज़्यादा इन्होंने असेंडिंग पोजीशंस को ऑक्यूपाई की। असेंडिंग मतलब होता है चढ़ती हुई, डिसेंडिंग मतलब कम होती हुई, यानी ज़्यादा से कम की ओर। असेंडिंग मतलब कम से ज़्यादा, डिसेंडिंग मतलब ज़्यादा से कम। तो ये तो वैसे मैं आपको इसके लिए लिखा भी देता हूँ कि पहला पॉइंट यहाँ से क्या आया, यहाँ से पहला पॉइंट क्या निकल करके आया, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लिखना आप। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ दिस ग्राफ, पहला इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इस ग्राफ का क्या था कि मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स occupy peaks of the wave। जैसे समंदर में जब लहरें उठती हैं डेट इज वेव, तो वैसे ही वेव वाला ग्राफ बना। तो पीक पोजीशन अल्कली मेटल्स ने ली, मतलब इन्होंने ली लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन्होंने ली पीक पोजीशन। अगला लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट AEM यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑक्यूपाई डिसेंडिंग
डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ वेव, इन्होंने वो घटती हुई पोजीशन ली, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ये इन्होंने डिसेंडिंग पोजीशन ऑक्युपाई करी। तीसरा पॉइंट, मोस्ट, EN लिख रहा हूं मैं, EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जैसे हेलोजेंस, हेलोजेंस मतलब ग्रुप 17 फ्लोरीन क्लोरीन वाले, ऑक्युपाई असेंडिंग पोजीशन इन वेव्स, वेव में इन्होंने असेंडिंग पोजीशन ली, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इन्होंने असेंडिंग पोजीशन ऑक्युपाई की। तो ये निष्कर्ष निकल के आया, तो ये हमारे पास निष्कर्ष निकल के आया किसका, जो हमारे पास जो हमने ग्राफ बनाया अभी, जो हमने अभी ग्राफ बनाया, वहाँ से ये निष्कर्ष निकल करके आया, वहाँ से हमारे पास एक कंक्लूजन निकल के आया। मतलब पीक पे अल्कली मेटल्स, डिसेंडिंग पोजीशन पर आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और असेंडिंग पोजीशन किसने ऑक्युपाई करी, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स यानी हेलोजेंस ने। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले आप इसको पॉज करो, नोट करो, फिर हम अगले इसके ऊपर अगली थ्योरी के ऊपर चलेंगे। तो पहले आप इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी से। तो जो हमने पढ़ा अभी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये हमने पहले ही पढ़ा दूसरा वाला। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसका भी आप आसानी से सवाल बना पाओ, तो इसके लिए भी मैंने एक चीज़ बना रखा है, तो CSL करके लिख लो कि यहाँ पर भी वैसे ही एक तो सेम ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप सेम होना चाहिए, और डेल्टा Z जो है 8 होना चाहिए, यानी डेल्टा Z का डिफरेंस जो है 8 का होना चाहिए। डॉबर्नियर ट्रायड में वैसा नहीं था, वहाँ पर मैंने आपको सिंपली बताया था कि ग्रुप नंबर सेम होना चाहिए और डेल्टा Z का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो ये पॉइंट आप लिख लो। फिर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम 4, मैग्नीशियम होता है आपका 12, ये होता है 20। तो इसमें भी हम देखेंगे, देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम होता है टॉप टू बॉटम, ग्रुप तो सेम है, तो पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरी कंडीशन क्या है, डेल्टा Z का डिफरेंस 8 का होना चाहिए। 12 में से 4 निकालो 8, 20 में से 12 निकालो 8, यानी आपकी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो मतलब ये जो है, ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के अंदर ये इसको फॉलो कर रहा है, ये इसको फॉलो कर रहा है। तो आपको समझ में आना चाहिए, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के अंदर भी ये चीज़ें हमारे पास हमको पता होनी चाहिए। अगली एग्जांपल, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, 13, ये 31। तेरह में से 5 निकालो 8 आएगा। 31 में से 13 निकालो तो 18 आ रहा है। तो देखो डेल्टा Z का डिफरेंस 8 का आना चाहिए, तो यहाँ पर 8 का नहीं आया। पहली कंडीशन फुलफिल, दूसरी कंडीशन नहीं हुई, मतलब ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है। ये ब्रह्मस्त्र पॉइंट है, बस ये आपको याद रखना है। ये जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के अंदर मैंने ये लिखा है ना, ये ही पॉइंट आपको 2 याद रखने हैं। ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो वो तो मैंने पूरा आपको बता दिया कि कहाँ तक पूरा कॉन्सेप्ट। तो फिर यहाँ ये मैंने आपको एक ट्रिक बता दी जहाँ से आप सवालों को आसानी से खेल सकते हो। तो
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं लॉथरमियर, जो हमने अभी पढ़ा, लॉथरमियर क्लासिफिकेशन। अब उसके बाद आता है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, अब हम वो देखेंगे। तो अब हमारे पास कौन सा आता है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इन्होंने भी एलिमेंट्स को वैसे ही अरेंज किया। इन्होंने भी एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया, इन्होंने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। यहाँ पर क्या लेकिन अलग बात क्या थी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी इसकी, वो रिपीट करती थी। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी वो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करती थी। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, दैट देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो दैट इज योर पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहां पर इन्होंने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया। एलिमेंट्स 63 एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया मेंडलीव्स ने। पीरियोडिक लॉ हम बोलते हैं इसको, पीरियोडिक लॉ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक periodic function of atomic mass की physical and chemical properties are the periodic function of atomic mass। मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कि फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो रिपीट करती हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन ये पुरानी डेफिनेशन है, एक्चुअल में ये डेफिनेशन होनी चाहिए कि ये आप लिखना, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in increasing order of their atomic mass, that their physical and chemical properties are repeated after a fixed interval of time। मतलब यहाँ पर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया वैसे ही इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी वो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करती थी, वही यहाँ पर पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हुई, इन्होंने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया, तो काफ़ी ज़्यादा सफलता इसकी रही। तो अब हम इसके एडवांटेजेस देखेंगे और डिसएडवांटेजेस देखेंगे कि क्या रहे इसके। तो इसको जल्दी से पॉज करो, नोट करो। एडवांटेजेस,
एडवांटेजेस में पहला पॉइंट लिखो, सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब पहली बार क्या हुआ, पहली बार हमारे पास ग्रुप वाइज स्टडी जो है पॉसिबल हो पाई इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से। तो इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से हमारे पास पहली बार सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन हो पाया एलिमेंट्स का, यानी ग्रुप वाइज स्टडी पॉसिबल हो पाई। तो ये पहला एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज हम देखते हैं, जैसे करेक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। जैसे हमारे पास कौन कौन सा था, गोल्ड, इंडियम, प्लैटिनम, बेरिलियम, तो ये यूरेनियम। तो इन एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वेट था उसमें करेक्शन किया गया। तो इसको आप याद रख सकते हो, आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैं आपको याद रखने के लिए आपको कुछ लिखा लेता हूँ कि गोल्ड इन प्लैटिनम बिकम अल्टीमेट। तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो कि गोल्ड, इंडियम, प्लैटिनम, बेरिलियम और यूरेनियम कैसे आप याद रख सकते हो, गोल्ड इन प्लैटिनम बिकम अल्टीमेट। तो ये आपको समझ में आएगा। लेकिन इसमें बेरिलियम का अगर मैं आपको दिखा दूं, बेरिलियम के अंदर एटॉमिक वेट के अंदर कैसे करेक्शन किया गया। बेरिलियम का करेक्शन करते हैं कि बेरिलियम का यहाँ पर बेरिलियम का जो एटॉमिक मास था उसमें करेक्शन किया गया। इसका एटॉमिक नंबर होता है 4। तो इसका इक्विवेलेंट मास दिया था 4.5, वैलेंसी दी थी आपकी 3, एटॉमिक मास। तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ये हम मोल कॉन्सेप्ट वगैरह वहाँ पर भी देखते हैं। तो फिलहाल आप याद रख सकते हो। देखो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मैं ई क्या लिख रहा हूँ, इक्विवेलेंट मास जो होता है वो होता है आपका एटॉमिक मास अपॉन एन फैक्टर। अब आप बोलोगे कि ये एन फैक्टर क्या होता है, तो ये वैलेंसी। अब अगला आपका सवाल होगा कि एन फैक्टर को आपने वैलेंसी बोल दिया, तो ये वैलेंसी हम निकालेंगे कैसे। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिखते हैं तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन 4 तक हैं या 4 हैं तो वही उसकी वैलेंसी होगी। आउटर मोस्ट शेल के अंदर अगर 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो वही उसकी वैलेंसी होती है। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा होता है तो 8 से माइनस करना होता है। यानी मान लो 5 हो गया तो 8 से माइनस करेंगे तो जितना आएगा, जैसे 8 में से 5 निकालेंगे तो 3 बचा, तो वो वैलेंसी हो गई। तो वैलेंसी वैसे निकाली जाती है। और फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एटॉमिक मास इज इक्विवेलेंट मास इनटू एन फैक्टर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आप निकाल भी सकते हो। देखो एटॉमिक मास इज इक्विवेलेंट मास इनटू एन फैक्टर, या वैलेंसी लिख सकते हो। तो इक्विवेलेंट मास आपका कितना दे रखा है 4.5 इनटू वैलेंसी कितनी दे रखी है 3, तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो। तो 13.5 आ जाएगा ये। तो इसका एटॉमिक मास कितना आया था 13.5, जो कि रॉन्ग था, जो कि गलत था। तो एटॉमिक मास में करेक्शन किया गया। एटॉमिक मास में क्या करेक्शन किया गया वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको मिटा देता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में क्या दे रखा था।
तो इक्विवेलेंट मास तो सेम ही था। करेक्शन कैसे किया, इक्विवेलेंट मास दे रखा था हमारे पास 4.5, वैलेंसी इसकी 2 थी। अभी हमारे पास जो गलत था वहाँ पर वैलेंसी 3 थी, यहाँ पर वैलेंसी 2 आ गई, तो एटॉमिक मास कितना आएगा? तो एटॉमिक मास होता है वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट मास इंटू वैलेंसी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एटॉमिक मास बराबर इक्विवेलेंट मास इंटू वैलेंसी। कितना आ जाएगा यहाँ से 4.5 इंटू 2 कितना आ जाएगा? तो 9 आ जाएगा। तो ये आपका 9 आ जाएगा। तो एटॉमिक मास इसका करेक्ट किया गया, डेट इज़ 9। तो एटॉमिक मास बेरिलियम का जो था इसको करेक्ट किया गया, तो एटॉमिक मास में करेक्शन किया गया। तो आपको डायरेक्ट ये याद रखना है कि गोल्ड इन प्लेटिनम बिकम अल्टीमेट। वैसे मैंने आपको दिखा भी दिया कि कैसे क्या था, तो आप नोट इसको पहले पॉज करो, नोट करो जल्दी से, फिर हम अगला पॉइंट लिखते हैं। जो इसका तीसरा एडवांटेज है तो वो है इंफॉर्मेशन। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो इन्होंने जो क्या किया, तीसरा पॉइंट है कि इन्होंने अननोन एलिमेंट जो थे उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी। जब इन्होंने मतलब क्या किया, अननोन एलिमेंट्स के लिए भी जगह छोड़ी, उनके लिए कोई स्पेशल नाम दिए, और जब वो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए और उस जगह पर रखा गया और देखा गया तो उनकी प्रॉपर्टी जो थी वो सेम आ रही थी, तो जो कि बहुत अच्छा एक पॉइंट है। तो अननोन एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी, जैसे हमारे पास उसके लिए नाम दिया ईका सिलिकन। ईका सिलिकन किसके लिए जगह छोड़ी? जर्मेनियम के लिए। तो ईका सिलिकन जर्मेनियम के लिए। तो और भी बहुत सारे हैं, वो मैं सारे के सारे यहाँ पर लिख लूँगा। तो ये जो ईका मैंने बोला, ईका सिलिकन जर्मेनियम के लिए जगह छोड़ी, तो ईका का मतलब होता है नेक्स्ट टू। तो पहले हम वो पॉइंट लिख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन अबाउट अननोन एलिमेंट्स। अननोन एलिमेंट्स के लिए इन्होंने हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी। जैसे हमारे पास इसमें पहले मैं आपको ईका का मतलब दिखाता हूँ। ये जो ईका है ना, इसका मतलब होता है नेक्स्ट टू मतलब इसके बाद उनके लिए, क्योंकि अगले एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ी थी ना, तो पिछला एलिमेंट था। तो जर्मेनियम से पहले क्या था? सिलिकन। तो ईका सिलिकन मतलब नेक्स्ट टू सिलिकन, मतलब वो जर्मेनियम के लिए जगह छोड़ी थी। तो वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्या क्या था। ईका सिलिकन तो कुछ ये हमारे पास दे रखे थे। तो ये आपको इनके सिंबल भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सिलिकॉन होता है ऐसा ही, ये होता है जी, जैसे ये एल्युमिनियम के लिए एल,
इसके लिए गैलियम के लिए Ga, जैसे बोरॉन के लिए ये होता है, स्कैंडियम के लिए Sc लिखा जाता है, मैंगनीज के लिए यहीं पर लिख लेते हैं, मैंगनीज के लिए Mn लिखा जाता है, टेक्नीशियम के लिए Tc। ये तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट वो पॉइंट लिखा लेता हूँ, तो आपको वो ट्रिक याद रखनी है। देखो, सीता गीता अलग, अलग 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 हैं, सीता गीता अलग हैं। इसके लिए BSc नहीं, इसके लिए M.Tech करो। सिंपल, बस ये ट्रिक आप याद रखो, सीता गीता अलग हैं, BSc नहीं, M.Tech करो। तो ये आपको सारा, तो इका सिलिकॉन जो है वो जर्मेनियम के लिए जगह छोड़ी, इका एल्यूमिनियम जो है वो गैलियम के लिए जगह छोड़ी, इका बोरोन जो है वो स्कैंडियम के लिए जगह छोड़ी गई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या। तो इन्होंने अननोन एलिमेंट्स के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, और जब उन एलिमेंट्स को जब वो डिस्कवर हुए और उनको वहाँ पर रखा गया, तो जो प्रॉपर्टीज़ थी, तो वो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो सेम निकल करके आई। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात थी हमारे लिए। तो ये आपको समझ में आया होगा, सीता गीता अलग हैं, BSc नहीं, M.Tech करो। तो डायरेक्ट आपको यहाँ से समझ में आया होगा। जैसे सीता गीता अलग हैं, BSc नहीं, M.Tech, यही तो था, लेकिन इका था पहले। तो जैसे इनका अगर हम क्या देखें, जैसे इका हमारे पास इका एल्यूमिनियम है, इका एल्यूमिनियम, ये किसके लिए छोड़ा गया था, जर्मेनियम के लिए। इका एल्यूमिनियम जर्मेनियम के लिए छोड़ा गया था। तो अगर ऑक्साइड देखा जाए एल्यूमिनियम का, ऑक्साइड मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो तो NH2NP4 होता है, NH2NP4। तो 6 आ गए आउटर मोस्ट शेल के अंदर, तो 4 से ज़्यादा होता है तो 8 से माइनस करेंगे, तो 6 आ गए, तो 8 में से 6 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 2। तो ये, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए मैं आपको पहले आराम से यही वाला सिर्फ दिखाऊंगा। देखो, ऑक्सीजन के लिए होता है हमारे पास NH2NP4, ये आउटर मोस्ट शेल होती है, तो 4 5 6, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर। आउटर मोस्ट शेल में इसे लिख रहा हूँ, लेकिन आप अच्छे से लिखना, आउटर मोस्ट शेल के अंदर इतने 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 8 से ज़्यादा हैं। तो अगर 8 से ज़्यादा हैं तो क्या करते हैं, वैलेंसी कैसे निकाली जाती है, तो 8 माइनस 6 2, तो वो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आपको समझ में आया होगा, बस वैसे ही आपको करना है बाकियों के लिए भी। तो ये थर्ड से आता है, बोरॉन फैमिली से, तो इसका 3 होता है, इसकी वैलेंसी 3 होती है, क्योंकि NH2NP1 आ गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो Al2O3, इसका उसके साथ, उसका इसके साथ, तो ऑक्साइड क्या निकल करके आया, Al2O3। तो यहाँ से इसका ऑक्साइड क्या आया, Al2O3। अगर हाइड्राइड देखा जाए तो ये किसके लिए जगह छोड़ी थी, ये उन्होंने छोड़ी थी जर्मेनियम के लिए, जर्मेनियम के लिए छोड़ा गया था। तो जर्मेनियम के लिए भी आना चाहिए सेम ही, क्योंकि जर्मेनियम के लिए भी सेम आना चाहिए, तो Ge2O3 आना चाहिए, तो वो आया भी, वो आया भी। और हाइड्राइड अगर देखा जाए, जैसे एल्युमिनियम का हाइड्राइड, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3,
और हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन, NS1 होता है तो एक ही है। हाइड्राइड मतलब होता है कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्साइड, तो AlH3, तो इसका क्या आएगा GH3, और वो आया भी। तो ऐसा खेल चला। जैसे हम इसका भी देख सकते हैं, हमने सिलिकन का, जैसे इका सिलिकन, किसके लिए जगह छोड़ी गई थी? ये गैलियम आएगा, ये गैलियम था ना, गैलियम, ये गैलियम के लिए जगह छोड़ी गई थी। Ga2O3, GAH3, ये क्या है आपका GH3, ये है आपका GH3। तो ये गैलियम के लिए छोड़ा गया था तो ये आया, और वो आया भी। इका सिलिकन के लिए क्या छोड़ा गया था? जर्मेनियम, जो हमने अभी लिखा जर्मेनियम। तो अगर यहाँ पर सिलिकन का देखो आप, सिलिकन का ऑक्साइड अगर देखो आप, ये 4 होता है, ये 2 होता है, फिर देखो कट सकता है, हाँ कट सकता है, 2 2 4, तो SiO2 आएगा ऑक्साइड, SiO2। तो यहाँ से इसका ऑक्साइड क्या आएगा? जर्मेनियम के लिए छोड़ा था तो GeO2। अब हाइड्राइड, अगर आप हाइड्राइड इसमें देखो, अगर आप इसका हाइड्राइड देखो तो सिलिकन का हाइड्राइड क्या आएगा? हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है, सिलिकन का 4, तो SiH4। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए जर्मेनियम के लिए? GH4, और वो आया भी। अब हमारे पास कौन सा तीसरा पॉइंट आता है? देखो तीसरा पॉइंट क्या है? ब्रिज एलिमेंट term was given in Mendeleev periodic table। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर इस ब्रिज एलिमेंट टर्म को प्रपोज किया गया। तो सोडियम एंड मैग्नीशियम आर bridge elements with subgroup A एंड B, इनमें बांटा गया। सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी में इनको बांटा गया। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सोडियम, ये मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम, ये आपका मैग्नीशियम आ गया। तो इसमें जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जैसे यहाँ पर कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। तो ये कुछ चीज़ें जो है, ये टर्म्स यहाँ पर दी गई, ब्रिज एलिमेंट की टर्म्स। तो कहाँ पर ये दी गई? ये हमारे पास सोडियम और मैग्नीशियम, ये सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में बांटा गया।
जैसे इसके लिए लिखा गया इसके लिए IB, इसके लिए, तो ये इनके लिए जो है हमारे पास दिया गया है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। मतलब देखो, तो ये यानी किया क्या गया था, ग्रुप्स जो हैं, यहाँ मैं अच्छे से पहले इसको मिटा देता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ कि हुआ क्या था। ये ग्रुप्स हैं, इनको किसमें बांटा गया, सब ग्रुप ए, सब ग्रुप बी में। सब ग्रुप ए के अंदर रखे गए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, इसके अंदर रखा गया ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो सब ग्रुप ए के अंदर रखे गए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और सब ग्रुप बी के अंदर रखे गए ट्रांजिशन एलिमेंट। सब ग्रुप ए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट मतलब एस ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जो आपने देखा अभी, सोडियम था तो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एस ब्लॉक का सब ग्रुप ए, और सब ग्रुप IA वाला जो था वहाँ पर कौन सा था, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, मैग्नीशियम था ना, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, तो एस ब्लॉक का था। और ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे पास सब ग्रुप बी के अंदर आपने देखे, मैंने वहाँ पर लिखे जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वो मैंने लिखे। तो ये मैंने वहाँ पर ए से एक्चुअल में डिवाइड किया गया। तो ये आपका तीसरा पॉइंट है कि ब्रिज एलिमेंट टर्म जो थी वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर दी गई थी। तो यहाँ पर एक मैं आपको चीज़ लिख लेता हूँ। यहाँ पर दो स्टेटमेंट आती हैं आपकी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कि थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रिज एलिमेंट्स। ये जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है फिर, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो ये थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट्स, टिपिकल एलिमेंट्स। जैसे थर्ड ग्रुप के आते हैं ना, मांगजी, आल, सी, फिर से, कल, तो ये अलोंग द पीरियड, तो इनको हम टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो आई होप ये वाली स्टेटमेंट जो है ये भी आपको समझ में आया होगा। इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी से, फिर हम अगला पॉइंट लिखेंगे। अब आता है हमारे पास डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस, सबसे पहला मैं आपको पहले ही सारे पॉइंट बता देता हूँ, फिर हम लिखते हैं एक बार में। तो एक तो हाइड्रोजन के लिए कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी, जो कि आज भी नहीं है। और लेंथेनॉइड्स, एक्टेनॉइड्स जो ब्लॉक के एलिमेंट हैं उनकी पोजीशन अभी भी नहीं है और इसमें भी नहीं थी। तो फिक्स पोजीशन लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स के अंदर भी नहीं थी। और नो पोजीशन फॉर आइसोटोप्स, तो जो आइसोटोप्स हैं हमारे पास उनकी पोजीशन भी फिक्स नहीं थी, उनके लिए भी कोई पोजीशंस नहीं थी। जैसे आइसोटोप्स क्या होते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आना चाहिए। और कुछ इन्होंने भी बोला था, मैंने डेफिनेशन के अंदर ही आपको बता दिया कि इन्होंने भी कहा था कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास
डैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिपीट करती हैं आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, मैंने आपको बता दिया था। लेकिन यानी एलिमेंट्स अरेंज किए गए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, लेकिन कुछ डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। जैसे में आर्गन था, पोटेशियम था, तो वो मैं आपको लिखा लूँगा अभी कौन कौन से थे वो एलिमेंट, तो कुछ डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। और इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि ये जो हम बोलते हैं कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो है प्रॉपर्टीज़ रिपीट करती हैं, तो वो नहीं बता पाए, कॉज नहीं बता पाए, उसका कॉज नहीं बता पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है वो। और अगला पॉइंट आता है कि जो सिमिलर एलिमेंट्स थे, जैसे कॉपर और सिल्वर, सिमिलर एलिमेंट्स जो थे, एक जैसे एलिमेंट जो थे उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रखा गया, और डिफरेंट एलिमेंट्स जो थे उनको सेम ग्रुप के अंदर रखा गया। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं, ये कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, बस यही हम लिखेंगे। पहला आता है नो पोजीशन फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी, नो पोजीशन फॉर हाइड्रोजन। अगला पॉइंट यहां से लिखेंगे हम। अगला नो पोजीशन फॉर आइसोटोप्स, इनके आइसोटोप्स क्या होते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, Z होता है एटॉमिक नंबर, डिफरेंट A मतलब मास नंबर। यानी जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, उन्हें आइसोटोप्स कहा जाता है। तो इनकी भी कोई पोजीशन नहीं थी। तीसरा नो पोजीशन फॉर लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। तो इनकी तो पहले पोजीशन, पहला पॉइंट, हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी, आइसोटोप्स उनकी पोजीशन फिक्स नहीं थी, लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स की पोजीशन फिक्स नहीं, तो ये अभी तक भी इनकी पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी अभी तक इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है। तो ये पॉइंट। चौथा एनोमलस पेयर, एनो मतलब होता है डिफरेंट, मतलब नॉट फॉलो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, नहीं फॉलो कर रहे थे। जैसे इसमें मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा एनोमलस पेयर था। सो आपको समझ में आया होगा, हम बात कर रहे थे अभी इसकी। तो ये आर्गन, पोटेशियम, टेलुरियम, ये आपका आयोडीन आता है, ये आपका थेलियम है, ये आपका प्रोटेक्टिनियम है, ये आपका कोबाल्ट है, ये निकल है। तो ये एनोमलस पेयर है, एनोमलस पेयर है ये, मतलब जो कि हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो डैट इज़ योर एनोमलस पेयर। एनो मतलब होता है डिफरेंट। तो इसको आप याद कर कैसे कर सकते हो, देखो आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पानी कोक नहीं, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस को फॉलो अप नहीं कर रहा है,
ये क्या है, आमिर खान तेरी इच्छा ठंडा पानी कोक नहीं, ये आपको याद रखना है। दीज आर द डिसएडवांटेजेस, ये आपको समझ में आना चाहिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं देट आर डिसएडवांटेजेस। तो पहला क्या था, पहला था नो पोजीशन फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी। एक तो हाइड्रोजन के लिए पोजीशन नहीं थी, जो कि अभी तक नहीं है, इसकी पोजीशन अभी तक हमारे पास फिक्स नहीं है। तो हमारे पास लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स की भी पोजीशन फिक्स नहीं है, तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। आपको समझ में आया होगा कि हाइड्रोजन के लिए कोई फ़िक्स पोजीशन नहीं है। अच्छा, हमारे पास जो एब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, लेंथेनाइड एक्टिनॉइड्स, उनके लिए कोई फ़िक्स पोजीशन नहीं है। अच्छा, आइसोटोप्स के लिए कोई फ़िक्स पोजीशन नहीं है। तो ये चीज़ें आ गई। और हमारा जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस को फॉलो अप नहीं कर रहा है, दैट इज़ आपका एनोमलस पेयर। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। पहले आप इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी से। देखो, मेंडलीव के भी ट्रायड थे, आपको समझ में आना चाहिए, मेंडलीव के भी ट्रायड थे। जैसे डॉबर्नियर के थे, जैसे आपका फीकोनी, जैसे अगला रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, जैसे अगला ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम। तो मेंडलीव का भी ट्रायड था, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो फिर इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि ये जो है ये पीरियोडिसिटी का कॉज नहीं बता पाया। कि हमने क्या बोला कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, तो फिर इसने बताया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि वो उसका कॉज क्या है, कारण क्या है, वो नहीं बता पाए। तो दूसरा पॉइंट वो होगा। अब जो भी आपका पॉइंट बन रहा है वो लिखना। मेरे हिसाब से 4 है। चौथा कौन सा है? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगला पॉइंट कि कुछ सिमिलर एलिमेंट्स जो थे, जैसे कॉपर और सिल्वर, तो उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर प्लेस किया गया। और जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे तो उनको सेम ग्रुप के अंदर प्लेस किया गया। तो वो पॉइंट भी लिखो। सम सिमिलर एलिमेंट्स लाइक copper and silver placed in a different group and dissimilar elements placed together। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा कि जो सिमिलर एलिमेंट्स थे जैसे कॉपर और सिल्वर, तो उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रखा गया। और जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे उनको सेम ग्रुप के अंदर रखा गया। मतलब जिनको सेम ग्रुप के अंदर रखना चाहिए था उनको डिफरेंट ग्रुप के अंदर रखा गया, और जिनको डिफरेंट के अंदर रखना चाहिए था उनको सेम के अंदर रखा गया। तो ये प्रॉब्लम्स थी, ये डिसएडवांटेजेस थी आपकी किसकी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। तो यहाँ पर आपका पीरियोडिक टेबल जो है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है ये फिनिश होता है। पहले आप इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी से।
तो अब जल्दी से हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में चलते हैं। इसमें भी सेम ही था कि एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस था। क्या था? एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मेनली पीरियोडिक टेबल तक क्या था? एटॉमिक मास। लेकिन यहाँ पर पहली बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे रखा गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट्स को प्लेस किया गया पीरियोडिक टेबल के अंदर। और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी वो फिक्स, वो क्या कर रही थी, वो रिपीट कर रही थी आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। ये भी आपको समझ में आना चाहिए, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। तो हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर atomic number, atomic but their physical and chemical properties are repeated after a fixed interval of time। तो ये आपको समझ में आया होगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फिजिकल and chemical properties are periodic function atomic number of their atomic number। तो सेम बात है, यहाँ पे ये लिख सकते हो ये, लेकिन इट इज़ मोर एक्यूरेट कि एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इनकी वो रिपीट करती हैं आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। वही यहाँ पर पीरियोडिक फंक्शन मतलब होता है कि रिपीट करना फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। तो ये तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल 118 एलिमेंट्स। इसमें 18 ग्रुप्स, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, 18 ग्रुप्स 7 पीरियड्स। तो अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि ये कैसे पता, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये कहाँ से आया। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, मूसले का एक्सपेरिमेंट। तो पहले इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी से। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का हमको आइडिया कहाँ से आया? मूसले के एक्सपेरिमेंट से। मूसले ने क्या किया, तो इसने हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट होता है, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, तो उसमें कैथोड लगाया, एनोड लगाया, और उसमें एक हैवी मेटल्स को रखा गया। और जब रेज पास करी तो अननोन रे वहाँ से बाहर निकल करके आई। उस रे को हमने नाम दिया एक्सरे। और उस एक्सरे की जो फ्रिक्वेंसी थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी एटॉमिक नंबर के। उसकी फ्रिक्वेंसी जो आई वो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इसका ग्राफ भी मैं बनाता हूँ, पहले आप इससे ये एक्सपेरिमेंट था। ऐसा कुछ हमारे पास था। यहाँ पर हैवी मेटल्स को रखा गया
तो ये आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर किसको रखा गया, हेवी मेटल्स को रखा गया है। तो जैसे हेवी मेटल्स में कॉपर और मॉलिब्डेनम, तो जैसे ही लाइट रे, जैसे ही रेज को पास किया गया यहाँ, तो अननोन रे बाहर निकल के आई। इस रे को हमने नाम दिया एक्स रे। इस रे का क्या नाम दिया गया, इस रे को नाम दिया गया एक्स रे। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो एक्स रे, तो यहाँ से निकल करके क्या आया कि फ्रीक्वेंसी जो इस एक्स रे की है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई एटॉमिक नंबर के। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो हमारे पास क्या निकल करके आया, फ्रीक्वेंसी जो एक्स रे की आई वो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्रीक्वेंसी जो आई ए जेड माइनस ए बी, ये आपका स्लोप आता है, ये इंटरसेप्ट। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी, ये जेड एटॉमिक नंबर। तो स्लोप क्या है, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है लेकिन इंटरसेप्ट नेगेटिव है। तो ग्राफ ये आएगा। इंटरसेप्ट क्या है, माइनस ए बी। स्लोप क्या है, ए। ये आपका स्लोप हुआ क्योंकि 90 से कम है, ये एंगल 90 से कम है। 90 से कम अगर आता है, 90 से कम अगर है तो स्लोप क्या आता है, पॉजिटिव। तो ये आपको मूसले का एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। तो यहीं से ये जो फ्रीक्वेंसी एक्सरे की थी ये एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था यहीं से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसका कॉन्सेप्ट आया। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। सो यहाँ पर अब ये कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे अब अभी तक हमने क्या देखा, हमने मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन सारा का सारा खत्म कर दिया है। अब हम देखने वाले हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर है उसको हम देखेंगे। देखना, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ मेटल्स के बारे में। देखो पूरे पॉइंट्स में एक ही बार बता दूंगा। जैसे एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा है कि टोटल जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनमें 78% जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो आपके मेटल्स हैं। और मेटल्स कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, आपको एस ब्लॉक के अंदर पाए जाएंगे, डी ब्लॉक के अंदर पाए जाएंगे, और आपके एफ ब्लॉक के अंदर आपके पास मेटल पाए जाते हैं। और मेटल्स क्या हैं, हमें पहले ही पता है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, डक्टिलिटी होती है, मेलिएबल होते हैं, डेंसिटी हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। लेकिन कुछ मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो, जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। नीट 2025 का सवाल है। गैलियम, सीजियम और फ्रांशियम, ये हमारे पास आते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। और मोस्टली मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। मोस्टली मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड। लेकिन मर्करी जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और वेपर प्रेशर 0 होता है। ये आपको याद रखना है मेटल्स के लिए। तो सारे के सारे पॉइंट लिखते हैं। पहला मेटल के लिए, मेटल्स के लिए पहला, अबाउट 78% ऑफ द टोटल एलिमेंट्स आर मेटल, कि 78%, 78% जो टोटल एलिमेंट्स हैं मेटल्स हैं। दूसरा, मेटल्स आर प्रेजेंट इन, कहाँ कहाँ है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक।
तो ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा कि कहाँ कहाँ मेटल्स हैं, ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये तो आपको पता ही होगा, 9th में हम पढ़ते हैं। ये डक्टाइल होते हैं, मेटल्स मेलिएबल होते हैं, हाई डेंसिटी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। कि मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, डेंसिटी हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, ये आपको पता ही होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन चौथा जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, सम मेटल्स विद लो मेल्टिंग पॉइंट, जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। पहला तो गैलियम, इसका 303 केल्विन होता है, गैलियम। सीजियम 302 होता है, एंड फ्रांशियम 300 होता है। नीट 25 के अंदर ये सवाल आया हुआ है यहाँ से कि कुछ मेटल जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम है, गैलियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। कितना है? 303 केल्विन, 302 केल्विन एंड 300 केल्विन। इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी से। तो अब हमारे पास अगला पॉइंट आता है, देखना कि मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सॉलिड होते हैं, बट मरकरी जो है Hg इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे मरकरी क्या है? लिक्विड है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और वेपर प्रेशर कितना होता है? वेपर प्रेशर कितना होता है? 0 होता है, ये समझ में आना चाहिए। बस इतना पॉइंट आपको मेटल्स के लिए याद होना चाहिए कि मेटल्स क्या हैं। क्या क्या हमने देखा कि मेटल्स जो हैं 78% टोटल एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं, सारे के सारे मेटल्स हैं। उनमें एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के अंदर आपके पास मेटल पाए जाते हैं। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी उनमें देखी जाती है। हाई मेलिएबल है, डक्टाइल है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई है, डक्टिलिटी ये डेंसिटी हाई है। लेकिन कुछ का मेल्टिंग पॉइंट कम है, जैसे गैलियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। तो यहाँ से नीट के अंदर सवाल आया हुआ है। अगला, मोस्टली मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन लिक्विड मरकरी है। ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि मेटल मरकरी जो है वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, और वेपर प्रेशर 0 है। इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी से। अब कुछ नॉन मेटल्स हम देखेंगे। 20 हैं नॉन मेटल्स, 20 हैं नॉन मेटल्स आपके पास, जैसे हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तो ये आपको समझ में आना चाहिए।
ये कुछ एलिमेंट लिखे हैं, नॉन मेटल्स हैं। और अगला पॉइंट, मोस्टली नॉन मेटल्स आर सॉलिड्स एंड गैसेस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे सॉलिड एंड गैसेस हैं, लेकिन ब्रोमीन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये भी आपको समझ में आना चाहिए। अगला, हेलोजन्स जो हैं हमारे पास, हेलोजन एलिमेंट्स जो हैं, तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। पहला कि नॉन मेटल सॉलिड्स एंड गैसेस होते हैं नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे, लेकिन ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगला कि हेलोजन्स जो हैं ये सारे के सारी फॉर्म्स में ये पाए जाते हैं। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स जिन्हें हम हेलोजन्स कहते हैं, वो जो हैं उनमें जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारी की सारी फॉर्म्स के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। वो सारी की सारी फॉर्म्स में आपको देखने को मिलती हैं। तो पहले आप इतना जो है इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी से, फिर हम अगला पॉइंट लिखेंगे। अगला पॉइंट, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। नॉर डक्टाइल बैड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, एंड लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन एक्सेप्शन है, ये याद रखना। एक्सेप्शन क्या है आपका? बोरोन, एक्सेप्ट बोरोन एंड कार्बन, मतलब इनका ज़्यादा होता है, इनका हाई होता है। तो यहाँ पर आपका नॉन मेटल्स भी ख़त्म होता है। तो इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी से, फिर हम मेटलॉइड्स देखेंगे। मेटलॉइड्स के अंदर क्या क्या आता है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलुरियम। तो मेटलॉइड्स के अंदर यही आते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम, ये आपके मेटलॉइड्स हैं। यहाँ आप इनको लिख सकते हो सेमी मेटल्स। सेमी मेटल्स एनसीईआरटी के अंदर ये लिखा हुआ है, सेमी मेटल्स। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो ये आपका मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स यहाँ पर ख़त्म। और अब हम कुछ टर्म्स आती हैं, वो आपको समझ में आना चाहिए। वो टर्म्स क्या हैं, कि वो टर्म्स क्या हैं। जैसे कुछ टर्म्स मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। जैसे पहला, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स।
या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या मेन ग्रुप एलिमेंट्स, मेन ग्रुप एलिमेंट्स। तो ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ये होते हैं एस एंड पी ब्लॉक वाले। तो एस एंड पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या मेन ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं। तो ये भी आपका यहाँ से भी नीट 2025 नीट के अंदर यहाँ से सवाल पूछा गया है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, मेन ग्रुप एलिमेंट्स इनको कहा जाता है। अगला चैल्कोजेंस, तो ग्रुप 16 एलिमेंट्स को कहा जाता है, मतलब ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। ये ओवर फॉर्मिंग होते हैं, ओवर फॉर्मिंग चैल्कोजेंस। अगला हेलोजेंस, तो ग्रुप 17 एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हेलोजेंस कहा जाता है। मतलब ये हैं आपके पास हेलोजेंस ही हैं यार, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हेलोजेंस कहा जाता है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। अगला आता है ट्रांस यूरेनियम, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, ये हैं आपके पास ऐसे एलिमेंट्स with atomic number after uranium, मतलब 92 के बाद। एलिमेंट ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर जो है 92 के बाद आता है उन्हें ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहा जाता है। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। और आपको समझ में आना चाहिए अगला लैंथेनॉइड्स, 58 से 71 एटॉमिक नंबर होता है इनका, ए ब्लॉक। इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी से। जैसे एक्टिनॉइड्स, 90 से 103 एटॉमिक नंबर वालों को कहा जाता है, किसमें आते हैं? ए ब्लॉक, एक्टिनॉइड्स। अच्छा, नोबल गैसेस, ग्रुप 18 को कहा जाता है, मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, इनर्ट गैसेस जिनको कहा जाता है, दैट इज नोबल गैसेस। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। अगला आता है आपके पास अल्टीमेट शेल, क्या होती है? अल्टीमेट शेल, अल्टीमेट शेल होती है आपकी NH शेल। अगली आती है, अगला पॉइंट आता है जैसे पेनल्टीमेट शेल, वो होता है आपका N-1H शेल। समझ में पेनल्टीमेट शेल भी आया होगा समझ में, N-1H शेल को हम पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारा अगला जो यूनिट होने वाला है डैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग, तो उसको थोड़ा सा आप नज़र मार लेना। और इसकी NCERT आप अब जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल की NCERT है अब आप उसको आसानी से पढ़ सकते हो। पूरी की पूरी NCERT मैंने क्लियर कर दी है, आप अब उसको आराम से पढ़ सकते हो। सो अगला जो हमारे पास चैप्टर होने वाला है डैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग, तो वो भी आप अच्छे से देखना, नज़र मार करके आना।
अगला जो हमारे पास यूनिट होने वाला है डैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग, अब हम वो पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।